हेलो हेलो बच्चों, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेकर के आ गए हैं। चलिए, यहाँ पे पीछे सिस्टम और सराउंडिंग से रिलेटेड बहुत सारे टर्म के बारे में बात किए थे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन उसी का दूसरा नाम है, स्टेट फंक्शन का ही स्टेट वेरिएबल, और इसी का तीसरा नाम है पॉइंट फंक्शन। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रख लेंगे। तीनों टर्म जो है यहाँ पे सेम है, कोई अलग नहीं है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले स्टेट फंक्शन किसको कहते हैं? तो स्टेट मतलब अवस्था पे डिपेंड करे, स्टेट पे डिपेंड करे। स्टेट का यहाँ पे हिंदी होता है अवस्था। जो अवस्था पे डिपेंड करे, या नहीं तो सीधे कह सकते हैं जो स्टेट पे डिपेंड करे उसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। अगला डिफिनीशन और करके लिखा हुआ है, जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, मतलब शुरुआती और लास्ट वाले पे डिपेंड करे, उसको भी स्टेट फंक्शन कहते हैं। डिपेंड करना मतलब उस पर आधारित रहना, उस पर आधारित रहना मतलब उसमें परिवर्तन होना। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होता है, उसको हम लोग स्टेट फंक्शन के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए सिस्टम दैट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ सबस्टांस। स्टेट ऑफ सबस्टांस के अवस्था पे डिपेंड करे, उसी का नाम है स्टेट फंक्शन, उसी का नाम है स्टेट फंक्शन। अगला और करके लिखा हुआ है फिर, ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम whose value depend only on the initial and final state, only depend on the initial and final state, then called या is called state function। उसी का नाम है स्टेट फंक्शन। अगला पॉइंट, स्टेट फंक्शन जो है वो मैकेनिज्म पे और पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब रास्ता उसका कैसा है इससे कोई मतलब नहीं है। यदि परिवर्तन हुआ तो वो स्टेट फंक्शन होगा, परिवर्तन नहीं हुआ तो स्टेट फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, स्टेट फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट डिपेंड ऑन पाथ। पाथ मतलब रास्ता, और मैकेनिज्म मतलब बनना। मैकेनिज्म मतलब बनना, मतलब ये बना कैसे और इसका रास्ता क्या है, इससे कोई मतलब इसको नहीं है। इस पॉइंट को याद रख लेंगे। जहां दिक्कत हो थोड़ा मैसेज कीजिएगा, काहे कि लाइव क्लास तो चल नहीं पाया, पता नहीं क्या समस्या आ जाता है बीच बीच में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहता है। इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लेवे नहीं किए, अच्छा लिख देते हैं, दो ये पॉइंट तो लिखवे किए थे। पाथ मतलब रास्ता, मैकेनिज्म मतलब बनना, और कुछ लिखे थे, स्टेट मतलब अवस्था। स्टेट मतलब वो स्टेट मतलब अवस्था। सबस्टांस का हिंदी होता है पदार्थ, सबस्टांस का हिंदी होता है पदार्थ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बीच में, नहीं तो आपको दिक्कत क्या होगी, जो हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। और पीडीएफ भेजने के लिए हम भेज देंगे ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें दिक्कत ये रहेगा कि उसमें ये सब टर्म लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इस बात को थोड़ा याद रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, टेम्परेचर, प्रेशर। देखिए टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे, टेम्परेचर प्रेशर क्या ये स्टेट फंक्शन है या नहीं। इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका अभी हम थोड़ा ही देर में आपको जस्ट बताने वाले हैं। ये स्टेट फंक्शन है या नहीं, कहेंगे स्टेट फंक्शन है टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज में और फाइनल स्टेज में यदि टेम्परेचर में कोई परिवर्तन हुआ, उसको स्टेट फंक्शन कहेंगे। जैसे चावल को हम लोग बनाते हैं, चावल बनाते टाइम का टेम्परेचर और जब बन के तैयार हो जाता है उस टाइम दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट रहता है। जब नहीं बना है तो उस टाइम में टेम्परेचर कम होगा, और जब बन गया तो उस टाइम में टेम्परेचर, जिस टाइम में हम जस्ट उतारे ही हैं उस टाइम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वो एक स्टेट फंक्शन है। यदि स्टेट पे डिपेंड करे तो स्टेट फंक्शन है, मतलब पाथ पे डिपेंड करे, सॉरी पाथ पे नहीं, स्टेट मतलब अवस्था पे डिपेंड करे। जैसे यहाँ पे पानी, और पानी का नॉर्मल टेम्परेचर देख लीजिए, और फिर उसको बर्फ में पिघला, सॉरी पिघला नहीं दीजिए, उसको फ्रीज कर दीजिए, फ्रीज मतलब जमा दीजिए। यदि बर्फ जम गया तब का टेम्परेचर देखिए कम हो गया होगा,
फिर वहां पे बर्फ को पिघला करके आप लिक्विड बना दीजिए, फिर उस टाइम का टेम्परेचर देखिए। मतलब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेज में टेम्परेचर में डिफरेंस आया, इसीलिए उसको हम लोग स्टेट फंक्शन के अंदर रखेंगे, इसीलिए उसको स्टेट फंक्शन के अंदर रखेंगे। अगला पॉइंट है प्रेशर। प्रेशर में भी सेम कंडीशन रहेगा, वॉल्यूम सब में सेम कंडीशन है। अब मान लीजिए आप कोई भी सॉलिड सबस्टांस लीजिए या बर्फ का टुकड़ा लिए, उसको पिघलाए, लिक्विड स्टेट में गया, फिर वो गैसियस स्टेट में, फिर टेम्परेचर दिए, गैसियस स्टेट में चला गया। अब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब यहाँ पे ये जो है स्टेट फंक्शन है, अवस्था के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अवस्था बदल जाए, स्टेट बदल जाए, उसको हम लोग यहाँ पे स्टेट फंक्शन के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे इस सब का सब, इसके बारे में तो अभी पढ़वे नहीं किए हैं, एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब का सब जो है, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब का सब स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन किसको कहते हैं, अगला टर्म है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, पाथ फंक्शन किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे उसी का नाम है पाथ फंक्शन। जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे उसी का नाम है पाथ फंक्शन। यहां पे क्या लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम व्हिच डिपेंड ऑन पाथ इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे, रास्ते के ऊपर डिपेंड करे, उसी को पाथ फंक्शन कहते हैं। जैसे अभी टेम्परेचर, चावल हम कैसे बनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेज में टेम्परेचर में डिफरेंस है। बर्फ हम पानी से बर्फ बनाए, पानी का टेम्परेचर और बर्फ का टेम्परेचर बनाने का क्या रास्ता है, क्या प्रोसेस है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जैसे ही पानी से हम बर्फ बनाए, पानी का टेम्परेचर देख लीजिए और बर्फ का टेम्परेचर छूने से पता चल जाता है, जो बर्फ का टेम्परेचर कम है और पानी का टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे ही हम लोग छूने से पता कर लिए, इसका मतलब स्टेट में डिफरेंस आ गया। स्टेट मतलब अवस्था में, पहले था वो लिक्विड स्टेट में, बाद में चला गया सॉलिड स्टेट में, अवस्था में परिवर्तन है। इनिशियल और फाइनल स्टेज में भी परिवर्तन है, पहले वो पानी था, बाद में बर्फ बन गया, इसीलिए उसका नाम था स्टेट फंक्शन। उसको रास्ते से या मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है, इसी बात को यहां पे पकड़ लेंगे। इसको रास्ते से भी मतलब रहेगा और मैकेनिज्म से भी मतलब रहेगा। मतलब बनता कैसे है, यदि दोनों से मतलब रहे, उसका नाम है पाथ फंक्शन। लिखा हुआ है, ए प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम व्हिच डिपेंड ऑन पाथ और मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब बनता कैसे है, उसी को मैकेनिज्म कहते हैं, इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। वही टर्म आप अच्छे से याद रखिएगा, एक वर्क और दूसरा हीट, एक वर्क और दूसरा हीट। यहां पे ये दोनों पाथ फंक्शन है, बाद बाकी जितना सबस्टांस आपको दिखे अलग अलग स्टेट में, उसको हम लोग स्टेट फंक्शन के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे पाथ फंक्शन में वर्क और हीट। अच्छा, वर्क कैसे होगा पाथ फंक्शन, हमारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है। यदि क्वेश्चन आ रहा है तो ये सब और बेहतर तरीके से आपको क्लियर होगा फिजिक्स में। वैसे इसमें भी हम वर्क पढ़ाने वाले हैं एक क्लास में, कल के क्लास में वर्क, यानी तो परसों के क्लास में वर्क आएगा। यहाँ पे वर्क यदि रास्ते को बदल दें, वर्क बदल जाएगा। अभी आप यहाँ पे नॉर्मली काम करिए और नाली में जाकर के काम करिए, रास्ता बदल गया। जैसे ही रास्ता बदलेगा, उसका यहाँ पे कंडीशन भी अलग होगा। वर्क जो है वो जैसे ही पाथ बदलेगा, पाथ बदलना मतलब रास्ता बदलना, और रास्ता बदलेंगे तो वर्क बदल जाएगा। हीट भी रास्ते को बदलने के कारण बदलता है, अलग अलग रास्ते में अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा। पाथ मतलब यहाँ पे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, रास्ता। अब यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर में और बिहार में क्या दोनों जगह पे हीट सेम है, अलग अलग हीट है। अब यहाँ पे वैसे इसके बारे में उतना डिटेल में हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पे अभी इसको इग्नोर करके चलते हैं। याद रखिएगा आप, वर्क और हीट जो है, ये दोनों का दोनों जो है क्या है, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। टेम्परेचर और, यहाँ पे याद रखिएगा इस बात को, टेम्परेचर और हीट दोनों अलग अलग टर्म है। आगे चल के ये क्लियर होगा कल के क्लास में।
तो आगे बढ़ते हैं, अभी तात्कालिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे थर्मोडायनामिक प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, अब यहां पे देखिए थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब कुछ प्रोसेस के बारे में, कुछ प्रक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसी का नाम है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। जिसमें सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। पहले हमको कलर चेंज करने दिया जाए, नहीं तो आपको कलर दिखेगा नहीं, खाली लाल लाल खून का कतरा दिखने लगेगा, इसीलिए कलर को चेंज कर दिया, अब पीला कर दिए। वैसे अभी पीला का बहुत ज्यादा प्रचार चल रहा है अपने राज्य में, इस बात को यहाँ पे अभी याद नहीं रखा जाए, पीला से मतलब इससे रखा जाए जो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो चलिए देखिए यहाँ पे थर्मोडायनामिक प्रोसेस, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, अब यहां पे आपको एक टर्म हम समझाने वाले हैं, बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। कोई भी प्रोसेस रहे उसमें मोल को हमेशा कांस्टेंट रखेंगे। प्रोसेस कोई भी रहे उसमें मोल को हमेशा कांस्टेंट रखेंगे। यदि मोल कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, तो हमारा काम चल जाएगा। देखिए यहां पे थर्मोडायनामिक प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस, ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर एंड मोल, हमेशा मोल कहने का मतलब अमाउंट ऑफ सबस्टांस, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ सबस्टांस का ही एक यूनिट है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे मोल जो है अमाउंट ऑफ सबस्टांस है, आप मोल नहीं लिख करके उसके जगह पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर एंड मोल इज कांस्टेंट देन कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, अब यहां पे देखिए इस बात को बहुत अच्छे से याद रखेंगे हम लोग, जो कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। कहां गया कांस्टेंट? कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड, मतलब यहाँ पे जो बदलता नहीं हो उसी को हम लोग फिक्स कहते हैं, जो चेंज नहीं होता हो। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट, और मोल भी क्या हो गया? कांस्टेंट। ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, दोनों टर्म कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। आप इसको क्या कीजिएगा, ब्रैकेट में या नहीं तो नीचे जहां लिखना हो लिख लेंगे, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, अब इसका नाम हो गया चेंज इन टेम्परेचर, इसका नाम हो गया चेंज इन, इसका नाम हो गया चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए यहां पे चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, और जीरो का मतलब यहां पे इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेप क्या हो गया? जीरो। फाइनल जितना होगा उतना ही इनिशियल, और जब इनिशियल और फाइनल को माइनस कर दिए तो वो जीरो हो जाएगा। मतलब यहां पे ऐसे कह सकते हैं टी एफ माइनस टी आई, और दोनों का वैल्यू क्या हो गया? सेम। यदि इसका 4 केल्विन तो इसका भी 4 केल्विन, मतलब यहाँ पे दोनों का वैल्यू हो गया सेम, और सेम होने के कारण ये क्या हो गया? जीरो। इसीलिए इसका नाम पड़ गया आइसोथर्मल प्रोसेस, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए इस सब को नोट करते जाइएगा, बढ़िया से समझ के आइएगा, इसको ऑफलाइन में फिर बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पे रिकवर कर लेंगे। जहां भी दिक्कत होगा उस समस्या को सुनेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, तो इसके लिए कोई आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हर पॉइंट को हम एक्सप्लेन फिर बाद में कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया? जीरो। ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट हमको याद रखना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप हो गया, टेम्परेचर को टी से डोनेट करते हैं, मोल को एन से, टेम्परेचर को टी से और मोल को एन से। ले लीजिए फिर स्क्रीनशॉट। अब यहां पे देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं। जो ग्राफ कैसे होगा, सबसे पहले इसको चेंज करके लेके जाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में, इसको चेंज करके लेके जाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइडियल गैस इक्वेशन में लेके जाएंगे तो हम लोग पढ़े हुए हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा याद रखिएगा। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्लास यदि 11th में आप पढ़े हैं, जो लोग आगे बढ़ गए हैं एक बार रिपीट कर लेंगे 11th वाले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को। जो बच्चे अभी 11th में हैं लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, जो यहाँ पे आपको 1 नंबर चैप्टर में मतलब पहला चैप्टर में ये सब टर्म पढ़ाया गया है। नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे याद रख लेंगे सीधे पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब देखिए यहाँ पे इसमें कौन कौन टर्म कहा जा रहा है कांस्टेंट है, कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट है। सबसे पहले इसमें देखा जाए तो यहाँ पे देखिए अभी आपको समझाए टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको कांस्टेंट कर लिए, आर पहले से कांस्टेंट है, आर यहां पे पहले से कांस्टेंट है। देखिए टी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ये दोनों पहले से कांस्टेंट है। और नंबर ऑफ मोल को भी हम लोग कांस्टेंट किए हैं, नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट रहेगा। ये हमेशा कोई भी प्रोसेस रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पीवी इक्वल टू क्या मिला हमको, सारा का सारा कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये वेरिएबल है। पी से प्रेशर, वी से वॉल्यूम, एन से नंबर ऑफ मोल, आर का नाम है मोलर गैस कांस्टेंट और टी का नाम है टेम्परेचर। इक्वेशन कोई भी रहे आर हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, आर हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो इस बात को थोड़ा याद रखेंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज वेरिएबल, वेरिएबल मतलब ये दोनों बदलते रहेगा। अब यहां पे बदलते रहेगा तो इसके मान को चेंज करेंगे, वैल्यू को चेंज करेंगे। पीवी इक्वल क्या मिला हमको, कांस्टेंट, कांस्टेंट के जगह पे क्या है एनआरटी, इसको रिपीट करना है तो कर सकते हैं एनआरटी। और यहां से आप v को हटा दीजिए, इस v को इधर लगा दीजिए। जब इधर लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे इतना टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन पहले से पढ़ के रखे हुए हैं, यदि कहीं पे कांस्टेंट आ जाए, यदि कहीं पे कांस्टेंट आ जाए तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। आप कुछ नहीं कीजिए, एक घर में सिलेंडर होगा एलपीजी गैस का, जिस टाइम में एलपीजी गैस खरीद के लाते हैं उस टाइम का प्रेशर कभी सुने हैं खाली सिलेंडर आवाज कर गया, कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि उस टाइम में प्रेशर कम रहता है। अब यहां पे देखिए जैसे ही भरा हुआ गैस का सिलेंडर है उस टाइम में प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम, जितना जगह चाहिए उसको पूरा तरह से जगह फ्री नहीं मिलता है। वही गैस को आप 50 लीटर वाले कैपेसिटी सिलेंडर में भर दीजिए, वहां पे किसी तरह से सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया वहां पे याद रखेंगे प्रेशर कम होगा। जितना जगह को बढ़ाते जाएंगे उतना प्रेशर कम होते जाएगा। जो गैस 1 केजी वाला सिलेंडर में है उसको 2 केजी वाले में कर देंगे तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया, बढ़ गया। इस बात को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे, जो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, एक दूसरे का उल्टा अपोजिट रहता है। तो इसमें यहाँ पे याद रखा जाए प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और ये दोनों टर्म जो है यहाँ पे वेरिएबल है। चलिए इसके बीच ग्राफ खींचते हैं, ये रहा एक्स और ये रहा वाई। अब ग्राफ जो होगा, ग्राफ देखिए यहाँ पे, इस पे मान लीजिए प्रेशर है और इसमें वॉल्यूम। अब इसका जो ग्राफ बनने वाला है, इसमें प्रेशर यदि बढ़ता है तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। जितना प्रेशर को बढ़ाएंगे, अब मान लीजिए ऊपर से धीरे धीरे आप सिलेंडर को कम करते जाइए, और यहाँ पे कभी आप
बैलून वगैरह अभी मेला का टाइम चल रहा है, कहीं मेला में घूमने जाइए और एगो बैलून खरीद लीजिए और उसमें प्रेशर को बढ़ाइए करके उसमें मुंह से हवा को, हवा मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को भरेंगे और इतना कार्बन डाइऑक्साइड को भरते जाएंगे जब तक वो ब्लास्ट नहीं हो जाए। और जितना कार्बन डाइऑक्साइड भर रहे हैं आप निकाल निकाल करके मुंह से, धीरे धीरे उसमें प्रेशर क्रिएट करते जा रहा है और एक टाइम ऐसा आया कि वो क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, मतलब वो ब्लास्ट कर गया। जैसे ही हम यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ाते गए तो यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ते गया लेकिन प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है, वॉल्यूम तो फिक्स है बैलून का, इतना भी नहीं कि इतना बड़ा एगो 5 रुपया वाला बैलून हो जाएगा, उसका वॉल्यूम यहाँ पे लिमिटेड रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ही प्रेशर बढ़ा है तो ब्लास्ट कर गया। यहाँ पे इस बात को याद रखेंगे। अब इस दोनों के बीच ग्राफ कैसा होगा, इस नेचर का होगा कि एक बढ़े और दूसरा घट जाए, एक बढ़े और दूसरा घट जाए। चलिए इसका ग्राफ हम बहुत सुंदर तरीके से आपको खींच के बताते हैं। देखिए ये ग्राफ, और इस ग्राफ का नाम क्या है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा जो इसका नाम क्या है। इसमें फिजिक्स में आप पढ़े होंगे हाइपरबोला, पाराबोला, अलग अलग तरह का ग्राफ पढ़े थे। यदि आप पढ़े हुए हैं तो रिपीट करिए क्या इसका नाम है, और इसको पहचानने का तरीका आपको बहुत अच्छे से हम बता देते हैं। देखिए कौन टर्म बढ़ा और कौन टर्म घटा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसका प्रेशर इधर रहा P1, इधर वॉल्यूम रहा V1। फिर देखिए यहाँ पे ये रहा प्रेशर P2, इधर का वॉल्यूम V2। फिर देखिए और ऊपर जाइए, कलर नहीं हो तो चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फिर से ये रहा P3 और ये रहा वॉल्यूम V3। देखिए तो यहाँ पे प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। धीरे धीरे ऊपर गए तो प्रेशर बढ़ते गया और धीरे धीरे वॉल्यूम घटने लगा। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, जो प्रेशर वॉल्यूम का इन्वर्सली है। यदि आप इसका ग्राफ उल्टा बनाते, वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे इसी का ग्राफ और एक और खींच देते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। अब इस पे फिर इसी ग्राफ को खींचते हैं, रिपीट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें इसमें देखिए मान लीजिए इस लाइन पे वॉल्यूम लिए हैं तो भी ले लेते हैं, इस लाइन पे पी ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ाना है, चलिए यहाँ पे वॉल्यूम, इसका प्रेशर P1, इसका वॉल्यूम V1। फिर आगे बढ़िए, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो यहाँ आएगा V2। देखिए यहाँ पे आगे और बढ़िए, वॉल्यूम V3, इसका प्रेशर P1, इसको कीजिए ऊपर थोड़ा, ये रहा P2 और ये रहा P3। देखिए तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे कहे जो वॉल्यूम और प्रेशर जो होगा एक दूसरे का क्या होगा, इन्वर्सली होगा हमेशा। दोनों ग्राफ में से कोई भी बना सकते हैं आप। कमेंट करके जरूर ग्राफ का नाम बताइएगा, नहीं हो तो गूगल कर लीजिएगा, नहीं हो तो फिजिक्स वाले सर से पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सबको रट के रखेंगे जो इस ग्राफ का नाम क्या है। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। ये आपको जैसे ही ग्रुप में भेजेंगे ये ग्रुप में नहीं जाएगा ग्राफ, याद रखिएगा, ये सीधे कट जाएगा। हम चेंज करेंगे, यहां से सेलेक्ट करेंगे, रिमूव हो जाएगा। तो चलिए खिंचा जाए, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म, अब सब में सेम कंडीशन अप्लाई होगा। अगला टर्म क्या है, आइसोलेट, आइसोबारिक प्रोसेस। अगला टर्म है आइसोबारिक प्रोसेस। अब यहां पे देखिए आइसोबारिक 24 मिनट हो गया है, ज्यादा लंबा नहीं होगा, 30-32 मिनट का लगभग रहेगा। आइसोबारिक प्रोसेस वैसा प्रोसेस जिसमें मोल तो कांस्टेंट रहेगा, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, किसी बुक में भी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ लिखा रहेगा जो प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर कांस्टेंट। वैसा दुनिया का कोई भी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे उसी को कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोबारिक प्रोसेस। अब यहाँ पे इसमें एक टर्म याद रखेंगे, प्रेशर किसको कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये सब फिजिक्स का टॉपिक है, कभी आप भूल जाइए
इस लाइन को याद रखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग प्रेशर के नाम से जानते हैं। यहां पे देखिए, ए प्रेशर, ए प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड मोल इज कांस्टेंट देन कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। फिर लगाइए पीवी इक्वल टू क्या, एनआर टी। अब इसमें देखिए कौन कौन टर्म कांस्टेंट हो गया। पहले ये से आपको एक टर्म समझा के रखे हैं, आर पहले से कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एन पहले से कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट कर दिए थे, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट कर लिए, इसका मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम यही दोनों परिवर्तन होगा, इसी दोनों में परिवर्तन होगा। यहां पे इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, V इक्वल टू एन आर टी। अब बाई क्या हो जाएगा, P। अब यहां पे देखिए, इसको T को अलग कर लेते हैं, उतना टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट। अब यहां पे इसको हम और बेहतर तरीके से समझे तो ऐसे भी तो कह सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्यों टी हुआ, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, और यदि इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो इतना कांस्टेंट यहाँ पे चिपका देंगे, और यहाँ पे यदि इतना को कांस्टेंट कर देंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे अभी मेला ठेला का टाइम चल रहा है, बार बार यही एग्जाम्पल देते हैं, वैसे मेला का टाइम नहीं चलते रहता तो एलपीजी गैस का सिलेंडर का एग्जाम्पल देते हैं। आप क्या कीजिए, बैलून में हवा भर लीजिए करके, और उस बैलून को क्या कीजिए, आग के ऊपर रख दीजिए। क्या होगा, वो उड़ जाएगा, ब्लास्ट करेगा। उतना भी खतरनाक ब्लास्ट नहीं होगा कि हम लोग उसके साथ उड़ जाएंगे, बहुत छोटा सा धमाका होगा, उस धमाका से घर वाले भी डरने वाले नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या नहीं तो टेम्परेचर बढ़ा दिए तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही। अभी भी आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो ये सब पॉइंट को याद रखिए थोड़ा सा। तो जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, फैलने लगेगा, और फैलना का मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ना। तो यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा होगा, अब दोनों का दोनों बढ़ना चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी को भी कोई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स, हाँ वाई। अब यहाँ पे देखिए, V भी बढ़ेगा और T भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे इस लाइन पे ले लेते हैं वॉल्यूम को, इस लाइन पे ले लेते हैं टेम्परेचर को। अब यहां पे देखिए, इसका V1, इसका T1, T2, V2। अगला लाइन देखिए, ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी ग्राफ खींच सकते हैं। सिर्फ आप ऐसे डायरेक्ट ग्राफ खींचिए, गलत ग्राफ खिंचा गया ऐसे, मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा है, जीरो से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे याद रख लेंगे। जो इसका ग्राफ जो है, किसका, आइसोबारिक प्रोसेस का, ओरिजिन से पास करेगा और सीधे स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा हम लोग याद रख लेंगे, जो इस तरह से ग्राफ खिंचा जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद तीसरा नंबर में, थर्ड नंबर में, ये पेज खाली छोड़े थे उसी के लिए, ग्राफ के लिए, लेकिन उसी पेज पे हो गया। देखिए यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस, सॉरी आइसोकोरिक, आइसोबारिक तो हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। इस सब को कल एक बार आप नोट करके समझ के रखिएगा, फिर एक बार कल हम एक्सप्लेन कर देंगे इस सारे टर्म को। तो यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस, अभी तक क्या सब पढ़े थे, आइसोबारिक। आइसोबारिक में यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो टर्म पढ़े थे हम लोग, सबसे पहला जो टर्म था आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें कौन कांस्टेंट है, टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर ही होता है। इसके बाद दूसरा आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस, कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो लिखा हुआ है प्रेशर इन विच वॉल्यूम, सॉरी, ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। कभी स्लिप हो जाए तो हमेशा जूनियर का क्या काम रहता है, संभालना।
बड़े बुजुर्ग को जब कभी गलती हो जाए तो बच्चा का ही काम रहता है संभालना, कभी कभार मिस्टेक में पढ़ा जाए तो उसको संभाल लीजिएगा, जो गलती हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें पीवी इक्वल टू एनआर, कोई ऐसा नहीं है कि जानबूझ के गलती करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन टर्म इसमें कांस्टेंट है, ये तो पहले से कांस्टेंट है, देखिए एन और आर पहले से कांस्टेंट रहा, इसमें कांस्टेंट कर दिए भी को, इसका मतलब बचा पी और टी, बाद बाकी सब हट जाएगा यहाँ से, पी इक्वल टू एन आर, अब आई क्या हो गया बी, और बचा यहाँ पे क्या टी। अब ये कांस्टेंट है, या तो कांस्टेंट को यहां से हटा दीजिए, या नहीं तो रखेंगे तो दोनों डायरेक्टली है एक दूसरे के, क्योंकि ये भी ऊपर में और ये भी ऊपर में, दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध होगा। अब यहाँ पे बहुत खतरनाक धमाका हुआ, टेम्परेचर बढ़ा है, प्रेशर बढ़ने लगा, क्योंकि वॉल्यूम को क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। जैसे हम लोग कुकर कभी सुनते हैं कि कुकर ब्लास्ट कर गया, इसका रीजन क्या है, टेम्परेचर देते जा रहे हैं और इसका सीटी बंद हो गया। जैसे ही सीटी बंद हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जैसे ही सीटी बंद हुआ तो टेम्परेचर तो ऐड कर रहे हैं, तो उसमें धीरे धीरे गैस बनते गया और कुकर ब्लास्ट हो गया। यहाँ पे यही पॉइंट को याद रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इसका ग्राफ सेम रहेगा पीछे जैसा ही, कोई अंतर नहीं है, एक्स रहा और ये वाई रहा। देखिए इस पे मान लीजिए प्रेशर, इस पे मान लीजिए टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ सेम रहेगा जैसे पीछे अभी बनाए थे, कोई अंतर नहीं, प्रेशर भी बढ़ा और टेम्परेचर भी बढ़ा। तो स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर, 3 नंबर के बाद एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, यहां पे चेंज इन हीट जो है, यहां पे ए प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस, यहां पे हीट में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। और यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन हीट क्या होगा, जीरो, और क्यू को यहाँ पे हीट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू को हीट से। अब यहाँ पे याद रखेंगे, यदि एक साइड से यदि हीट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक साइड से टेम्परेचर आया और दूसरे साइड से निकल गया, सिस्टम के पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट भी कांस्टेंट हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट नाइदर इंटर इनटू सिस्टम नॉर लिव्स फ्रॉम सिस्टम, मतलब ना ही इसमें हीट इंटर करेगा ना ही इससे बाहर निकलेगा। या नहीं तो ऐसा भी कह सकते हैं, जो किसी का टेम्परेचर कांस्टेंट है उसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सी है, ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसका मतलब थोड़े है कि हम लोग टेम्परेचर को एब्जॉर्ब या डिसएब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, मतलब खींच और लूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे खींच भी रहे होंगे लूज भी कर रहे होंगे, उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। ऐसा एग्जाम्पल आपको बताए थे पिछले चैप्टर में, एक ब्लैक बॉडी नाम का टॉपिक पढ़ाए थे। ब्लैक बॉडी के पास यही खासियत रहता है, जितना अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतने ही अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा। यदि इक्वल अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब और रिलीज करता है, उसी का नाम है ब्लैक बॉडी। यहाँ पे हमको पता नहीं चला, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, एडियाबैटिक प्रोसेस में न ही हीट आएगा सिस्टम में, न ही सिस्टम से बाहर निकलने वाला रहेगा हीट, उसको एडियाबैटिक कहते हैं। चलिए इसका जो भी कंडीशन कहता है इसको हम स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं इस बात को। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ हीट कांस्टेंट रहता है। अब ये बात को समझिए, यहाँ पे इसका मतलब कुछ दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। इस लाइन को हम कल बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे, तो यहाँ पे इस टेम्परेचर में और हीट में क्या अंतर है, तो यहाँ पे लिख दिए हैं, बहुत अच्छे से लाइन लिखा हुआ है, तो इसमें इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, किसी तरह से टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। अभी आपको एग्जांपल समझा रहे थे, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जितना एब्जॉर्ब किया उतना निकल गया, तो हमको इफेक्ट नहीं पड़ा।
इसका मतलब ये थोड़ा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता तो यहाँ पे आज गर्मी है तो कल भी गर्मी रहता, परसों भी गर्मी रहता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुबह में कुछ और मौसम रहता है, शाम होते होते कुछ और हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर में अंतर है लेकिन हीट में अंतर नहीं भी ला सकते हैं। इस बात को आगे चल के समझेंगे। तो इसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये कोई ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, लिया जाए स्क्रीनशॉट। अगला है, इसका लास्ट टर्म है आज का, आज का लास्ट टर्म है साइक्लिक प्रोसेस। देखिए साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेज का टेम्परेचर रहेगा, मतलब हीट रहेगा, वही फाइनल स्टेज का रहेगा। या नहीं तो इसको देखिए यहाँ पे डेफिनेशन के आधार पे क्या कहा है, ए प्रोसेस इन विच आफ्टर द ऑपरेशन सिस्टम रीअगेन ओरिजिनल स्टेट। यदि सिस्टम ऑपरेशन के बाद ओरिजिनल स्टेट में आ जाए तब उसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। जैसे देखिए यहाँ पे कोई रहा सिस्टम ए, ये दिया टेम्परेचर, यहाँ पे हीट एनर्जी दिया बी को, फिर दिया सी को, फिर दिया डी को, और फिर ये डी से चला गया ए के पास। अब यहां पे देखिए इसमें इसके पास से इसके पास गया, इसके पास गया, इसके पास गया, फिर ओरिजिनल स्टेट में पहुंचा कि नहीं, मतलब जैसे का तैसे हो गया। अभी आपके पास मान लीजिए फीवर आ जाए, आपके पास चल के ही फीवर आता होगा, ऐसा हम लोग सुनते हैं फीवर आ गया है, ऐसा नहीं कहते हैं कि फीवर हो गया है, ऐसा कहते हैं जनरली हम लोग फीवर आ गया है। अब यहाँ पे फीवर आ कैसे गया, देखिए हम लोग पहले एगो आदमी थे, बाद में कबूतर उबूतर कुछ बन गए, फिर कबूतर के बाद कुछ और बन गए, बकरी भैंस बन गए, फिर बकरी भैंस से कुछ और बन गए, फिर यहां से इंसान बन गए। ये जादूगर ही कर सकता है, ऐसा कोई एग्जाम्पल रियल में नहीं है। ऐसा इसीलिए बोल दिए कि यहाँ पे इसमें कोई डॉट नहीं रहे, नहीं तो बाद में कबूतर से इंसान बनिएगा आप, इंसान से कबूतर। अब देखिए यहाँ पे कोई सिस्टम ए है, फिर बी में गया, फिर सी में गया, फिर डी में गया, फिर कहां पे पहुंच गया, ए में। इसका एग्जाम्पल हम बहुत अच्छा खासा आप दे सकते हैं। आप क्या कीजिए, बर्फ से पानी बनाइए, पानी से गैस बनाइए, फिर गैस से बर्फ बनाइए, फिर बर्फ से पानी बनाइए, फिर पानी से वेपर बनाइए। ये प्रोसेस घूमते रहता है, मतलब इसमें किसी तरह से यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा इनिशियल स्टेज में पहले था वैसे ही फाइनल स्टेज में, फाइनल इसका यही है, क्योंकि ए से बी में गए, बी से सी में गए, सी से डी में गए, डी से फिर ए में गए, ये अपने ओरिजिनल स्टेट में चला गया। इसीलिए यहाँ पे इसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, वैसे भी बहुत लेट हो गया है, रिकॉर्ड करते करते बहुत ज्यादा समस्या हो रहा था। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, प्यास हमको बहुत ज्यादा लग गया है, इसीलिए आज सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अब इसका एक प्रोसेस और बचा है, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस, वो कल के क्लास में करेंगे। तो आज के लिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, मिलते हैं फिर कल के क्लास में।